है कि 23 मार्च के हवाले से जो आज एक तरफ यौम पाकिस्तान मनाया जा रहा है, इस पे एक टिकटॉक का एक छोटा सा क्लिप है आज के दिन के लिए कि एक नौजवान अपने उस्ताद से, आप जैसे प्रोफेसर से पूछ रहा है कि सर रमजान के महीने में मुताला पाकिस्तान पढ़ाया जा सकता है, जहर है? उसने कहा जी क्यों? कहा जाता है, हमने सुना है कि रमजान के महीने में झूठ नहीं बोला जाता। तो एक मुताला पाकिस्तान वो है जो पढ़ाया जाता है और जिसमें सारा कुछ झूठ लिखा हुआ है, और एक मुताला पाकिस्तान की आज यहाँ पे क्लास हुई है, छोटा सा उसका ट्रेलर चला है, बिल्कुल मुख्तसर लेकिन बिल्कुल ही डिफरेंट, बिल्कुल यानी इतना मुख्तसर लेकिन इतना मुख्तलिफ कि उस मुताले पाकिस्तान और इस मुताले पाकिस्तान के कोई मुमासलत हमें नजर नहीं आती। और इम्तियाज साहब जैसे बात कर रहे थे ना, ये कितनी बड़ी एक सितम ज़रीफ़ी है कि 76 साल से एक खित्ते के लोग हैं, ये हजारों साल से एक खित्ता रहा है हमेशा, 9000 साल की इसकी अपनी एक तहजीब और तमद्दन की एक जो शानदार तारीख है, उसके बावजूद हमें ये नहीं पता कि गांधी क्या था, नेहरू क्या था और जिन्ना क्या था, और उधर वाले जो लीडर है उनकी क्या कैफियत थी, क्या करैक्टर था, क्या तगय्युर और तबद्दल थी। और यहाँ वालों के ज़ाहिर है हम थोड़ा बहुत जानते हैं, लेकिन वो नहीं जानते जो असल है, और वो जानते हैं जो हमें पढ़ाया जाता है उसमें। और ये झूठ इसलिए पढ़ाया जाता है, 2-3 वजूहात है उसकी पढ़ाने की। पहली बात तो वही है कि हुक्मरान तबका तारीख से डरता है, क्योंकि तारीख वैसी नहीं है जैसे वो दिखाने की कोशिश करती है। हुक्मरान तबका यहाँ पे बरबला कहता है कि ये तो मफ्तूआ लोगों की सरजमीन है हिंदुस्तान, यहाँ तो लोग सिर्फ गुलाम रहना पसंद करते हैं, या जितने भी बाहर से हमलावर आए लोगों ने इसका इस्तेमाल किया। तारीख इससे बिल्कुल मुख्तलिफ बात करती है। तारीख में बड़े बड़े करैक्टर हैं कि उन्होंने बड़ी बड़ी मज़ामतें की। हार जीत एक अलग मसला होता है, सारे लड़ते ये कम लड़ते एक और बात होती है, लेकिन ये अक्सर आप ये कह दें कि यहाँ पे कोई मज़ामत नहीं हुई, यहाँ पे लोग लड़े नहीं, ये ऐसे बात नहीं है। और बदकिस्मती ये हुई तारीख के साथ, यहाँ पे तारीख, यहाँ की हिंदुस्तान की तारीख हिंदुस्तान के लोगों ने नहीं लिखी, वो या यूरोपियन जिनमें यूनानी थे खासतौर पे उन्होंने लिखी, और उन्होंने अपने तासब में लिखी। उन्होंने अपने जो लीडर थे उनको हीरो बना के पेश किया, और यहाँ जो हीरोज थे उनको मफ्तूआ और अतात गुजार बना के पेश किया। जैसे राजा पुरुष का वाक़या है, आप सब जानते हैं कि यहाँ से सिकंदर जीत के नहीं गया था, और अगर वो जीता होता तो फिर आगे बढ़ता, पीछे ना हटता, और अगर वो जीता होता तो उसकी सपा उसके खिलाफ बगावत ना करती, और अगर वो जीता होता तो राजा पुरुष की फिर इधर हुकूमत ना रहती, और अगर वो जीता होता तो राजा पुरुष का खानदान उसका बंदी होता, उसकी खवातीन उसकी बंदी होती। तो ऐसे कुछ नहीं हुआ, तारीख बिल्कुल डिफरेंट है। और ऐसे अंग्रेजों के खिलाफ अगर वो 1499 में वलंदेजी यहाँ पे आया, तो 1499 से यहाँ पे मज़ामत शुरू हुई, कभी छोटी रही कभी बड़ी रही, और शिकस्तें हुई, कुछ फतूहात हुई, बड़े बड़े नाम है, बहुत बड़े बड़े नाम है। वो रजिया सुल्ताना का नाम हिंदू लेने से डरते हैं, और उधर दूसरी जो रानी है झांसी की रानी, तो उसका नाम मुसलमान नहीं लेते, क्योंकि वो बज़ाहिर ऐसे लगता है कि शायद वो हिंदू हो। लेकिन अगर हम तारीख में देखें तो वहां मजहब ऐसे नहीं था जैसे 47 के बाद यहाँ पे मजहब को पेश किया गया है। फिर बहुत बड़ी ट्रेजेडी जिसकी तरफ हैदर ने इशारा किया कि 1947 में यहाँ पे 28 लाख बेगुनाहों का कत्लेआम हुआ है। अगर सही तारीख पढ़ाई जाए, दिखाई जाए, तो इस कत्लेआम का अगर कोई ना कोई तो मुल्ज़म मुजरम निकलेगा, और वो कौन होगा? वो यहाँ की क़यादतें होंगी दोनों तरफ की, जो बड़े बड़े नाम हैं, जो अवतार हैं, जो महात्म हैं, जो बड़े बड़े ऐसे लीडर बना के पेश किए गए, तो वो कातलों के कटहरे में उनका नाम आएगा, और उन्होंने जिस बुनियाद पे ये कत्लेआम करवाया 76 सालों में, ये साबित हुआ है कि वो उनका जो पर्सपेक्टिव था गलत था, उन्होंने जो नजरिया गलत था, उन्होंने जो तजिया किया था वो सर सब
गलत था और वो साम्राज्य एक एजेंडा था, चर्चिल का एक प्रोग्राम था, उसमें अमल दरामद किया और उसमें हिंदुओं को बिल्कुल ऐसी एक मंडी चाहिए थी जिसमें ये मुसलमान पुठार वाले खास तौर पे ना हो, जो दोनों जंगों में रॉ मटेरियल बने और जो जंगजू के तौर पे अंग्रेज ने इस्तेमाल किए। तो ये एक बिल्कुल अदर स्टोरी है जो तारीख की है, जिसको छुपाने की कोशिश की जाती है, और यहाँ पे मसनूई तौर पे एक लीडरशिप को बनाया गया, उधर भी बनाया गया, इधर भी बनाया गया, दोनों साइड पे बनाया गया। अब इसका जो सबसे बड़ा खमियाजा भुगता है वो यहाँ पे 1 अरब 40 करोड़ लोगों ने भुगता है और भुगत रहे हैं कि वहां पे 76 सालों के बाद डेमोक्रेसी आखिर हिंदू तवा के पौंग पे झुक गई, उनके माथा रगड़ रही है वो इंतहा पसंद हिंदुइज्म का। वो डेमोक्रेसी वहां पे जात पात खत्म नहीं कर सकी, वो डेमोक्रेसी वहां पे छूत छात जात पात और जितनी भी तकसीम, समाजी तकसीम थी, जो मजहबी तकसीम थी, उसको मिटाने की बजाय वहां पे सेकुलरिज्म को मजबूत करने की बजाय वहां उसके बिल्कुल उल्ट मंजर पेश किया गया। और 2 दफा ये जो जीता है वहां पे गुजरात का कसाब, जो जिसकी यूरोप और अमेरिका में वहां पे दाखिले पे पाबंदी थी, और आज पूरी दुनिया की जो मल्टीनेशनल कंपनी है वो उसके साथ हाथ मिलाने में फख्र महसूस करती है, और वो किसी से हाथ मिलाता और किसी से नहीं मिलाता। तो ये सरमाए की एक ताकत है, सरमाए का एक निजाम है, और सरमाया का जो जबर है, डिक्टेटरशिप, जैसे कॉमरेड लाल खान कहते थे कि दुनिया में कोई फौजी डिक्टेटरशिप इतनी बड़ी नहीं होती जितनी सरमाए की डिक्टेटरशिप होती है, क्योंकि सरमाए की डिक्टेटरशिप तमाम हुक्मरानों को, खा वो सिविलियन हो या वो फौजी हो, उनको अतात करने पे मजबूर करती है, और उनका बुनियादी मकसद ये होता है कि इस मंडी के निज़ाम को इस तरीके से चलाया जा सके। और मंडी का निज़ाम कैसे बेहतर चलता है कि लोग मंडी के खिलाफ, मंडी के निज़ाम के खिलाफ, मंडी के निज़ाम की कुव्वतों के खिलाफ, उसके जो हाकिम है उसके खिलाफ लड़ना छोड़ दे और उस लड़ाई को किसी और साइड पे दे। उसका एक बहुत बड़ा मजहर हमें पाकिस्तान नजर आता है। यहाँ पे 76 सालों से जो लड़ाई लड़ी जा रही है, वो लड़ाई इतनी मशक शुदा है, इतनी वो बगैर मंजिल की है, इतनी बेसमत है कि वो सारी पूरी शिद्दत से लड़ने के बावजूद सफर आगे की बजाय पीछे की तरफ हो रहा है। और वो सफर क्या है कि आज कहा जाता है कि यहाँ पे 52-54% या 56% यूथ है, नौजवान है। और नौजवानों के बारे में क्या कहा जाता है कि नौजवान दरख्त की कोंपलों की तरह होते हैं, जब हवा चलती है, जब आंधी आती है, तो सबसे पहले ऊपर वाली कोंपलें हिलना शुरू हो जाती हैं। इसका मतलब है कि वो सबसे पहले महसूस करते हैं कि कुछ होने वाला है, कुछ गड़बड़ है, जो पहले वाले हालात हैं वो वैसे नहीं रहेंगे। लेकिन यहाँ यूथ को क्या बना दिया गया? क्या ये यूथ ऐसी खुद बन गई है, ये जो आज जिसको यूथिया कहा जाता है, आज जो पीटीआई है, जिसको बहुत ज्यादा सपोर्ट हासिल है नौजवानों की, तो बुनियादी तौर पे यहाँ के हुक्मरान तबके की एक वो साजिश थी, उसका जो नजरिया था, उसके नजरिए की एक रिफ्लेक्शन नजर आती है यहाँ पे समाज में यूथ की शक्ल में। और उसके पीछे फिर वो सारी चीज है जो हम डिस्कस करते रहते हैं कि ये पार्टियां हैं जिनकी कोई एक नजरिया नहीं है। किसी पार्टी का नजरिया किसी दूसरी पार्टी के नजरिए से मुख्तलिफ नहीं है। पाकिस्तान के अंदर था वो जमात इस्लामी हो या पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ हो या मुस्लिम लीग हो, एएनपी हो या कोई कौम परस्त पार्टी हो, सबका। और इनको छोड़ दिया, आज टेलीविजन पे क्या बहस हो रही है कि पाकिस्तान की मैशत को अगर दुरुस्त करना है तो यहाँ पे रेशकारी की जाए, गैर मुल्की सरमायाकारी यहाँ पे लाई जाए, और सख्त फैसले किए जाए। और सख्त फैसले किसके खिलाफ? अवाम के खिलाफ किए जाए कि जनाब पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया जाए, बिजली की कीमतों में इजाफा किया जाए, गैस की कीमतों में इजाफा किया जाए। तो ये सारा क्या है? ये मंडी की मैशत के असूल है, कानून है, या IMF के वो अहकामात हैं जो मीडिया उस पर इत्तेफाक करता है, पीपल्स पार्टी उस पर इत्तेफाक करती है, जमात इस्लामी, तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग उस पर इंसाफ करती है। तो फिर जब ये हालात होंगे तो वहां पे यूथ के लिए कौन सा, या आम लोगों के लिए कौन सा रास्ता खुल के सामने आता है? उनकी सोच का महवर क्या है, उनकी सोच की बुनियादें पहले क्या है?
وہ یہ مطالعہ پاکستان ہے، وہ یہ نظام تعلیم یا نصاب تعلیم ہے جو ایک طرف یہ کہتی ہے کہ یہاں پہ یہ مفتوحہ لوگ ہیں، یہ کبھی سر اٹھا کے نہیں چل سکتے، کبھی چلے بھی نہیں تھے، کبھی آزادی کی لڑائی انہوں نے نہیں لڑی، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ حل یہ ہے کہ یہ منڈی کی معیشت کے سامنے ماتھا ٹیک دو، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں۔ تو اس صورتحال میں جب ہم بھگت سنگھ کا دن مناتے ہیں تو وہ خاص طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ 1947 سے بہت پہلے، یعنی جو 20ویں صدی کا آغاز تھا، وہاں وہ اس وقت جو تحریکیں چل رہی تھی، اگر ہم ان کے کردار کو دیکھیں، ایون دین بھگت سنگھ کی شہادت کے بعد تک بھی 1940 تک ہم دیکھیں تو شدید مذہبی جو پارٹیاں تھیں، جو لبرل لیڈر تھے، اور جو کمیونسٹ تھے بھگت سنگھ کی شکل میں، کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا والے نہیں بلکہ جو بھگت سنگھ والا جو ایک بہت زیادہ ترقی پسند سوچ رکھنے والے لوگ، ان کا انیلسس ایک تھا، یعنی منزل الگ الگ تھا۔ کیا تھا کہ جمعیت علماء اسلام جو تھا، جو جمعیت علماء ہند جسے کہا جاتا تھا، وہ پارٹیشن کے سخت خلاف تھی۔ مولانا آزاد جو لبرل فنامنا کی وہ ایک قسم کی نمائندگی کر رہے تھے، وہ اس پارٹیشن کے خلاف تھے، اور بھگت سنگھ کہہ رہا تھا کہ اگر یہ پارٹیشن ہوگی مذہبی بنیادوں پہ ہوگی، یہ خون ریزی کبھی ختم نہیں ہوگی، اور اس بنیاد پہ جو بننے والے ملک ہیں وہ ترقی نہیں کر سکیں گے، وہ سامراجی جکڑ بندیوں میں مزید ان کا استحصال کیا جائے گا، شکنجے میں کسے جائیں گے، اور وہاں پہ نہ آزادی آ سکے گی، نہ کوئی بہتر زندگی آ سکے گی۔ اور اگر تجزیے کی بنیاد پہ ہم دیکھیں تو یہ تین جو مکاتب فکر تھے، اور اس کے مقابلے میں انگریز کے جو پٹھو تھے، اور یہ تمام جو نہرو اور پٹیل اور یہ سب، ان کا اپنا ایک ان کو ٹارگٹ دیا گیا تھا، ٹاسک دیا گیا تھا، ان کا اپنا کوئی وہ نہیں تھا، انیلسس نہیں تھا، اور اس میں پھر کوئی بہتر پوزیشن تھی تو محمد علی جناح کی تھی، اور جس نے 46 میں منوا لیا تھا کہ پارٹیشن کے بغیر یہاں پہ جو اکائیاں ہیں ان کو زیادہ حقوق دے کے بہتر ایک گورنمنٹ چلائی جا سکتی ہے، جس کو پھر سبوتاج کیا وہ نہرو نے کیا، لیکن نہرو کے پیچھے گھنشیام داس برلا تھا، کیونکہ یہ سارے برلا خاندان کے گماشتے تھے، ان کے پے رول پہ تھے، ان کی کوٹھیوں میں رہتے تھے، ان کے تنخواہ دار تھے، ان سے برات دیتے تھے۔ تو وہ پھر اس کو سبوتاج کر دیا نہرو نے، جو وہ ایک ارینجمنٹ کیا، اور جس میں پریس کانفرنس میں وہ سارا سوال ہوا اور سارا اچھا۔ لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ 76 سالوں میں، ان 76 سالوں میں پاکستان اور ہندوستان، یا ہندوستان کا لفظ تو میرا خیال یونائٹڈ انڈیا کے لیے درست ہے، بھارت ہے اس کا نام، تو اس ہندوستان کو بھارت نہیں کہا جا سکتا، اور اس بھارت کو ہندوستان نہیں کہا جا سکتا، تو اس لیے آج کوئی وے آؤٹ نہیں ہے، یعنی حکمران طبقے کے تمام دھڑوں کے جو انیلسس تھے اور جو اہداف تھے وہ ناکام ہو چکے، اور آج اگر کوئی آج کے عہد میں کوئی راستہ بچتا ہے تو وہ سوشلزم کا راستہ بچتا ہے، وہ بھگت سنگھ کا راستہ بچتا ہے، لیکن بھگت سنگھ کے ساتھ جو یہاں پہ جو سلوک کیا گیا کہ اس کو غائب کر دیا گیا منظر سے، مثلا وہ کہیں تاریخ میں نہیں ہے، وہ کسی سلیبس میں نہیں ہے، کہیں ڈسکشن میں نہیں ہے، لیکن انڈیا میں اس سے بھی زیادہ برا سلوک کیا گیا بھگت سنگھ کی، کہ وہ موجود ہے لیکن وہ ایک نیشنلسٹ ہے، وہ نیشنلسٹ نہیں تھا، وہ ایک انٹرنیشنلسٹ تھا، لینن کو اس نے پڑھا ہوا تھا، اور لینن کے نظریات کو سمجھنے والا جو اس کو سمجھتا وہ کبھی نیشنلسٹ نہیں رہ سکتا، کیونکہ جو کامریڈ لینن نے نیشنلزم کے خلاف لڑائی لڑی ہے وہ تاریخ میں وہ اسباق اس نے وضع کیے، اس لیے وہ جو آئرش موومنٹ سے بھگت سنگھ کا اٹھان ہوا تھا وہ لیننزم پہ جا کے اس کا انت ہوا، اور وہ قومی تحریک تھی، آئرش موومنٹ جو تھی وہ قومی تحریک تھی جس سے متاثر تھا، اور آئرش موومنٹ کا جو طریقہ کار تھا وہ انفرادی دہشت گردی والا تھا، لیکن بھگت سنگھ نے وہ والی انفرادی دہشت گردی بھی نہیں کی، اس نے بھی جو وہاں پہ جو بم پھینکا وہ دھماکے والا بم تھا، وہ ہلاکت والا بم نہیں تھا، اور
भगत सिंह ने उसको उजागर किया, आजादी की जो नारा था, उसकी जिद्दोजहद थी, उसके स्लोगन, जो डिमांड थी, उसको उजागर किया। लिहाजा मैं समझता हूं कि आज का नौजवान बहुत बेबसी की हालत में है कि उसके सामने वे आउट नहीं है, और वे आउट अगर है तो ये हम चंद एक लोग हैं पाकिस्तान के अंदर, चंद सौ, चंद हजार या चंद लाख लोग हम हैं जो हम ये रास्ता दिखा सकते हैं जिस रास्ते पे चल के यहाँ पे नौजवान तबका, मेहनतकश तबका, खवातीन और यहाँ के रहने वाले दोनों तरफ के, वो एक इंसानी जिंदगी की तरफ पेशरफ्त कर सकते हैं। अगर ऐसे नहीं होता तो मंजर क्या है? तो ये तो अब बताने की जरूरत नहीं है कि जिंदगी यहाँ पे इस तरफ कितनी अजीरन है और वहां पे कितनी मुश्किल है। और आज वो तमाम जो तासबात जो 1947 से पहले नहीं थे, तो अगर शाह जी बात करते तो बहुत जबरदस्त मौजू पे बात करनी थी कि ये जो पंजाब के अंदर फसादात हुए, जो 1947 में फसादात हुए, ये किस तरीके से मैनेज किया गया था इसको, कि ये मार्च में शुरू करवा दिए गए थे, यानी पार्टीशन तो हुई अगस्त में, तो तब उसकी बुनियादें रख दी गई थी और पीछे सबको पता था ये हो रहा, जो ऊपर थे उनको पता था, और फिर होने दिया गया। और फिर तो जब आप किसी मजहबी बुनियादों पे कोई कत्ल करते हैं, कोई आग लगाते हैं किसी चर्च को, किसी मंदिर को, किसी मस्जिद को, तो फिर उसका फिर एक जवाब आता है, और फिर उसका फिर जवाब आता है, और वो चीज, वो आग फैल जाती है। लेकिन इससे पहले यहाँ पे लोग किस तरीके से जिंदगी गुजार रहे थे, कमरेड हैदर ने बड़ी तफसील से बात, ऐसे इम्कानात मौजूद हैं कि यहाँ पे जैसे कहा गया था, निहाल साहब कह रहे थे कि ये पढ़ाना चाहिए, कौन पढ़ाएगा और कैसे पढ़ाएगा? मोनू भाई कहते थे ना कि चोरा डाकुआ कातला को चोरा डाकुआ कातला बारे की पूछो कहते की दसणगे, ठीक है। अब वो कैसे कह सकते हैं कि हम ही चोर हैं, हम ही डाकू हैं, हम ही कातल हैं? तो ये कैसे तारीख को सही करेंगे, ये कैसे निसाब में इन चीजों को शामिल करेंगे? पाकिस्तान के अंदर मसाले तालीम बहुत बड़ा मसला है। यहाँ पे पीने का पानी भी इंकलाब के बगैर नहीं दिया जा सकता। ये मुमकिन नहीं है कि यहाँ पे पीने का साफ पानी आप नेस्ले के रहते हुए, मल्टीनेशनल के रहते हुए, यहाँ पे आम लोगों को पीने का साफ पानी दे सके। पाकिस्तान के अंदर कौमों के हकूक नहीं मिल सकते, मजहबी हकूक नहीं मिल सकते, खवातीन को बराबरी के हकूक नहीं मिल सकते जब तक यहाँ पे इंकलाब नहीं। यहाँ तो एक हे पहन के अगर औरत निकलती है तो यहाँ पे मतलब खतरे में पड़ जाता है, एक रस्मुल खत से। और ये एक स्टेट की साइकी है, स्टेट की एक स्ट्रेटजी भी है कि मजहबी शिद्दत पसंदी को इस तरीके से उभारते रहो, लोगों को इस तरीके से उनके शऊर को मसक करते रहो। तो मैं समझता हूँ कि भगत सिंह और उनके साथियों की पैदाइश किधर हुई और वफात, जाहिर है उनकी जद्दोजहद का एक बहुत बड़ा एक इम्तियाज उनको हासिल हुआ कि उन्होंने लोगों के लिए लड़ते हुए जान दी और छोटी उम्र में जान दी। आज की यूथ और इस यूथ के जब हम मुआवजा करते हैं तो हमें पता चलता है कि तब शऊर का लेवल क्या था और आज शऊर का लेवल क्या है, और इस शऊर के जो सतह है इसको आम लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है। और अगर इसको नहीं पहुंचाया जाएगा तो जैसे एंगल्स ने कहा था कि अगर सोशलिज्म ना हुआ तो फिर बर्बरियत होगी, जिसके तमाम तरह इम्कान अब तक हमें अपने इर्द गिर्द नजर आते हैं। बहुत शुक्रिया।